प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का सेकंड पार्ट है फसलों के त्योहार, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर समरी और फुल एक्सप्लेनेशन। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फसलों के त्योहार यह पार्ट है आपका। तो देखिए बच्चों, फसल क्या होता है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि फसल किसको कहा जाता है। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, यह सब जो होता है, यह सब एक तरह का फसल है। तो उसका भी एक त्योहार होता है, मतलब पर्व होता है। उसको भी लोग क्या करते हैं, उसका भी पूजा पाठ किया जाता है। तो कौन से ऋतु में किया जाता है, कौन से महीने में किया जाता है, यह सब इस पाठ में दिया हुआ है। तो फसलों का त्योहार क्या होता है, तो बच्चों को यह भी जानना चाहिए कि फसल का आखिर त्योहार किस तरह से लोग मनाते हैं। तो इसीलिए लेखक आप लोगों को यह जानकारी देने का कोशिश किए हैं कि फसलों का भी त्योहार होता है। बच्चे को भी इस बात की जानकारी रखना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने भारत देश के विभिन्न प्रांतों में मकर संक्रांति का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है, किन किन रूपों में मनाया जाता है। जैसे कि आप बिहार, यूपी में लोग मकर संक्रांति कहते हैं, और जगह मकर संक्रांति को क्या बोला जाता है, उसका बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी क्या होता है बच्चों? जो बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, उनको मालूम होगा कि मिट्टी का एक बना हुआ बहुत ही अच्छा सा गड्ढा जैसा कि बड़ा कटोरा होता है, जैसे कि आटा गूंथने का एक होता है ना बर्तन, उसी तरह का गड्ढा वाला एक बर्तन होता है। तो कोई तो मिट्टी के भी बनाते हैं, नहीं तो अक्सर टीन और जो लोहा होता है उसका भी बना होता है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं। जाड़े के महीने में उसमें आग जलाते हैं। वह आग काफ़ी समय तक टिका रहता है, और उसमें जो है बूढ़े पुरान बुजुर्ग जो होते हैं, या घर के जो लोग होते हैं, बहुत ठंड पड़ने के कारण क्या करते हैं, चारों तरफ से बैठ जाते हैं और बोरसी में आग तापते हैं, मतलब आग हाथ सेकते हैं, पैर सेकते हैं। उससे क्या होता है, उनके शरीर में गर्मी पहुंचती है। तो इसमें यही कहा गया है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। क्यों गुजर जाता है? क्योंकि काफ़ी ठंड पड़ रही होगी। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब इस पाठ में लेखक यह बता रहे हैं कि इतना अधिक वहाँ पर ठंड पड़ रहा है, जो क्या हुआ है, पूरे दिन बोरसी के आगे ही लोग बैठकर आग जलाकर अपने आप को सेक रहे हैं। और लोग कहते हैं कि खिचड़ी जो त्योहार होता है, खिचड़ी त्योहार जिसको मकर संक्रांति आप बोलते हैं, मकर संक्रांति में क्या होता है, खिचड़ी बनता है, तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, और लोग दही चूड़ा वगैरह खाते हैं। तो इस पाठ में यह कहने के लिए कह रहे हैं लेखक कि लोग यह बोलते हैं कि जब खिचड़ी का त्योहार होता है मकर संक्रांति, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे गर्मी का मौसम आना चाहिए, लेकिन यह नहीं हो रहा है और अधिक ठंड ही बढ़ गया है। तो इसीलिए इसमें कह रहा है कि कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे, मतलब सूरज भी नहीं निकल रहा है। सूरज निकलने से क्या होता है, सूरज जब निकलेगा तो तापमान अधिक हो जाने से क्या होगा, ठंड कम होगा, लेकिन क्या है, सूरज भी नहीं निकल रहा है। लोग आशा लगाकर बैठे हुए हैं कि सूरज कब निकलेगा, और पूरे 10 दिन हो गया है, सूरज लापता है, निकल ही नहीं रहा है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेखक बता रहे हैं कि आज सुबह ऐसा भयंकर ठंडा था कि लोग रजाई से निकलना चाह ही नहीं रहे थे, बहुत अधिक ठंडा पड़ रहा था। आगे बता रहे हैं कि बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब
पता चल रही है। अब बाहर देखने में समय का क्या हुआ है, कितना समय चला गया है, यह सब कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन घर में क्या है, चहल पहल हो रही है। मतलब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, चलना हो रहा है, इधर से उधर लोग जा रहे हैं। रह रह कर कानों में चापाकल की चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़। तो क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कोई चापाकल जो होता है ना, ट्यूबवेल, ऐसा लग रहा है कि कोई चापाकल चला रहे हैं, पानी गिर रहा है। तो कोई कभी ऐसा लग रहा है किसी को हाँक देना, मतलब किसी को बुला रहे हैं, आवाज़ दे करके बुला रहे हैं, इस तरह से आवाज़ आ रही है। तो जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, तो कोई यह कह रहा है कि जा भाग के देख, मतलब जल्दी जा कर के देखो कि केला का पत्ता अभी तक आया कि नहीं। आज ये लोग के उठे के नईखे का, मतलब आज ये लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं, आज इन लोग को उठना नहीं है। बोल जल्दी तैयार हो खस, मतलब जल्दी तैयार होने के लिए कहो। अब तो उठने में ही भलाई है, क्योंकि अब उठेंगे तो क्या होगा, पूजा पाठ शुरू होगा। पूजा पाठ के बाद जो है लोग खाना खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। तो यह सब बात हो रही है। कोई जो है उनके घर में ऐसा कह रहे हैं कि जा भाग करके देख केरा का पत्ता, केला का पत्ता को केरा का पत्ता बोलते हैं। जो बनाना लीफ होता है ना, उस पर पूजा पाठ किया जाता है जिस दिन खिचड़ी का त्योहार होता है। तो यह सब वो लोग चाह रहे हैं कि केला का पत्ता आया कि नहीं, उठ के देखो और जल्दी सबको कहो तैयार हो जाने के लिए, उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठे हुए। अब सभी जो है नहा धो लिए, क्योंकि उस दिन पूजा पाठ का दिन था। सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, मतलब आ गए हैं। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है, और दादा और चाचा जी जो हैं वे लोग सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने हुए हैं, बहुत सुंदर है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो न देखने, सारा देह कनकना देता। तो वहाँ पर जब दादाजी और चाचा जी आ गए हैं तो वे लोग बोल रहे हैं कि खिचड़ी के समय में, मतलब खिचड़ी के समय 14 जनवरी को होता है ना मकर संक्रांति, तो उन लोगों का कहना यह है कि खिचड़ी के समय में इतना अधिक ठंडा कबो देखी नहीं, मतलब देह कनकना देतवा, मतलब बहुत ही अधिक ठंडा। कनकना माने बहुत अधिक ठंड पड़ रहा है, पूरा देह मतलब पूरा बदन ऐसा लग रहा है ठंड के मारे जो है ठंडक काफ़ी पड़ रहा है, बदन उनका जो है ठंड के मारे बेहाल हो रहा है। तो इस तरह की भाषा में वे आपस में बात कर रहे हैं। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो पापा बोल रहे हैं कि धोती पहने हैं इसलिए उनको और अधिक ठंडक लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी, और वहाँ पर एक मचिया बैठने का जो होता है छोटा सा टेबल के जैसा मचिया होता है, उस पर दादी सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, और दादी जो है नहा धोकर आई है, बाल धोकर नहाई हैं, और उनका जो बाल है वह सेमल की जो रुई होती है जिस तरह से सफ़ेद हल्के फुल्के, इसी तरह के उनके बाल हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, मतलब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका बाल जो है पूरा सफ़ेद हो गया है, यह दिखाया गया है। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, और दादी जो है पूजा पाठ कर रही होंगी, तो उनके सामने जो बनाना लीफ होता है केले के पत्ते, उसको रख दिया गया है, जिस पर क्या है तिल, मिठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। और क्या है वहाँ पर दादी पूजा के लिए बैठ गई हैं। केला का जो पत्ता है उस पर तिल रखी हुई हैं, गुड़ रखी हैं, चावल रखी हैं, और छोटे छोटे जो हैं गोल गोल आकार में वहाँ पे रखी हुई हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया, और सभी लोगों को दादी यह कह रही हैं कि केले के पत्ते पर जो प्रसाद चढ़े हुए हैं उसको प्रणाम करो।
जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। और जब घर के जितने भी सदस्य थे वे लोग क्या करते हैं, बारी बारी से प्रणाम करते हैं। और जब सब प्रणाम कर लिए तो उन चीज़ों को, जो प्रसाद था गुड़ तिल का, उन सबको इकट्ठा करके दान में, कोई पंडित होंगे या कोई गरीब होंगे, उनको लोग दान दे देते हैं, मतलब दे देते हैं। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। अब एक कोई दीदिया है, दीदी को दीदिया बोलते हैं, तो एक कोई दीदी हैं, तो उनके बारे में अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि आज तो अप्पी दीदिया बुरी तरह से फंसी। उन्हें तो चूरा दही ही पसंद है, चूरा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। और वो दीदिया के बारे में बताया जा रहा है कि अप्पी दीदिया को चूरा दही ही पसंद है, और ना चूरा दही उनको पसंद है और ना खिचड़ी पसंद है। लेकिन आज जो है मकर संक्रांति का त्यौहार है, तो आज तो खिचड़ी और चूरा दही दोनों ही चलता है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए, गया एक जगह का नाम है जो कि पटना के पास है, तो वहाँ से आए तिल और गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। सबने क्या किए, वहाँ खाए, तिलकुट भी खाए। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। अब वे लोग कुछ सोच रहे हैं कि कितना अलग है यह खिचड़ी जो हम लोग मना रहे हैं। अब उनको स्कूल के दिनों की याद आ रही है कि स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। तो स्कूल के दिनों में क्या होता था, खिचड़ी, लेखक बता रहे हैं कि वहाँ खिचड़ी जो बनता था तो अलग ही उस टाइम का मौज मस्ती हुआ करता था। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। अब लेखक को उन दिनों की याद आ रही है जब वे स्कूल के दिनों में खिचड़ी बनाते थे। फिर वो क्या करते थे, छुट्टी का दिन था, नाव में बैठकर गंगा नदी का सैर करते थे, टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे। तो यह सब उनको बहुत ही अच्छा लगता है और कह रहे हैं कि कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कराहों में खिचड़ी बनाते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि इधर हम लोग क्या करते थे, मौज मस्ती करते रहते थे, पतंग उड़ाते थे, और थोड़ी दूर पर गुरुजी जो हमारे थे और बिमला दिद्दा, यह सब नाम है, आनंद जी, झिलमिट भैया, सब मिलकर क्या करते थे, ईंट का चूल्हा बना होता था और उस पर बड़े बड़े कराहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे, और बीच बीच में वे लोग पतंग उड़ाते भी थे, और कभी कभी बीच में समय निकालकर वो लोग क्या करते थे, जहाँ पर खिचड़ी बन रही होती थी वहाँ बैठकर मटर छीलते थे, प्याज छीलते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। मतलब लेखक कह रहे हैं कि वह जो खिचड़ी बना था वह बहुत ही मतलब उस समय का वैसा खिचड़ी आज तक उनको खाने को नहीं मिला है। और वाकई ढंग कैसा भी हो, भले ही कैसे भी ढंग से बनाए, पर खुशियों का यह त्योहार है। आगे लेखक बताते हैं कि जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। तो इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि जनवरी माह के मध्य मतलब बीच में क्या होता है, भारत के सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, मतलब ठंड कम होगा, और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई फसलों को तैयार हो जाने की खुशी बांटता है। मतलब कोई ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि फसल तैयार हो गया है, तो उस
टाइम वो लोग खुश होते हैं। तो कुछ लोग ये इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला मतलब ठंड जो है अब कम हो जाएगा, और ठंड होने से क्या होता है, सूरज की जब गर्मी पड़ेगी तो खेतों में जो खड़ी फसलें हैं वह तेजी से बढ़ेगी, उसका ग्रोथ होगा। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। मतलब इस दिन जो है, खिचड़ी के दिन के बारे में बोल रहे हैं कि इस दिन लोग क्या करते हैं, अच्छी खेत में पैदावार हो, फसल हो, तो और इन सब के लिए उम्मीद करते हैं, इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहरी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो किस समय कौन त्योहार मनाया जाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति बोला जाता है खिचड़ी के त्योहार को, जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। और असम में इसी को क्या बोलते हैं, बिहू बोलते हैं, केरल में ओणम बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहरी, झारखंड में सरहुल बोलते हैं और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य मतलब बीच अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, और झारखंड में जो है सरहुल पर्व होता है, बहुत ही जोश से लोग मनाते हैं, बहुत ही खुशी से मनाते हैं। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओरांग लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, और सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल एक तरह का वृक्ष होता है, उसकी पूजा की जाती है सरहुल के दिन। जिस दिन सरहुल पर्व वो लोग मनाते हैं उस दिन साल की भी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत ही सुंदर मौसम हो जाता है। और स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से जो है बच्चे लोग जो है गा रहे हैं, नाच रहे हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते, मतलब बहुत ही अच्छे से सलीके से, जैसे कि घर में पोछा मारते हैं ना, उसी तरह से वहाँ पर मिट्टी से लिपे पुते मिलते हैं, मतलब लेप लगाए रहते हैं मिट्टी का, करीने से बुहारे हुए, मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से उसको जो है साफ किया हुआ होता है और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाँह डालकर नृत्य करते हैं। तो क्या होता है, एक साथ सब मिलजुल कर नाचते गाते हैं, एक दूसरे के बाहों में बाँह डाल करके। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, और घर घर जाकर वो लोग क्या करते हैं, चंदा मांगते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। ये लोग चंदे में पैसे नहीं मांगते हैं। चंदे में जिसके पास मुर्गा होता है मुर्गा मांगते हैं, और जिसके पास मुर्गा नहीं होता है उससे चावल मांगते हैं। और मिश्री क्या होता है, जो जिस तरह से वो चीनी होता है ना, उसी का बड़ा टुकड़ा टुकड़ा जैसा होता है मिश्री, तो उसको मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, और तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। इसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल लगाते हैं। वो लोग सब अपने अपने कानों में सरई का फूल पहन लेते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, और उसी दिन से लोग बसंत ऋतु का शुरुआत मानते हैं। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, और कुछ जो है
पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान जो होता है उसको अगली फसल में बोया जाता है, उसको लोग अलग रख देते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार को क्या माना जाता है? पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल अरहर आदि कट कर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं और हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। और यह वहाँ का रिवाज है कि हर घर में नया मटका लाया जाता है, मिट्टी का बना हुआ जो मटका होता है उसको लाया जाता है, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। तो किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है इसका वर्णन किया गया है कि वे लोग क्या करते हैं, उस मटके में, मिट्टी के मटके में नए चावल रख देते हैं, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में डाल देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो इस तरह का वहाँ पर रिवाज है कि इस तरह से वहाँ किया जाता है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। और गुजरात में जो है पतंग के बिना मकर संक्रांति नहीं मनाया जाता। मतलब ऐसा लगता है कि मकर संक्रांति के दिन वहाँ हर जगह पतंग ही पतंग दिखाई देता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलेगी। और वहाँ पर चारों तरफ जो है पतंग ही पतंग दिखाई देता है। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूरज भी ढक जाता है। मतलब वहाँ पर इतना पतंग उड़ाया जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। और कुमाऊं जो जगह का नाम है वहाँ मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। कौन कौन से आकार? जैसे डमरू, तलवार, दारिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और उस पकवान को गुड़ और आटे से जो बना हुआ पकवान होता है वह तरह तरह के आकार में लोग बनाते हैं। उसको लोग क्या करते हैं? एक माला में पिरोते हैं। मतलब जैसे फूल का माला होता है ना, उसी तरह से उस पकवान को फूलों की तरह माला में गूंथा जाता है और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। उसमें संतरा भी पिरोया जाता है और गन्ने जो होता है जिसको गन्ने ईख जिसको बोलते हैं उसकी गंडेरी होती है, छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि के साथ करते हैं क्योंकि बच्चे को यह काम करने में बहुत ही आसान होता है और मज़ा लगता है। सुबह बच्चों को माला दी जाती है और बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। और क्या होता है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसके कारण जो है पक्षी जो है पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। और वो लोग किस तरह गाते हैं? पक्षियों को बुलाते हैं और इस पकवान को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते भी हैं और गाते हैं कि कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बरो, मौके दे जा सोने का घरो, खा ले पूरी, मौके दे जा सोने की छुरी। तो इस तरह से वहाँ का एक गाना के जैसा वो लोग गाता है बच्चा लोग और बहुत ही मौज मस्ती भी करता है। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना होती है वह मांगते हैं, है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने का। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि देखो मकर संक्रांति मनाने का कितने तरह का तरीका है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। और इस समय बच्चों क्या होता है, जो 14 जनवरी होता है जिसमें मकर संक्रांति होता है तो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम 1 डुबकी तो जरूर लगाएंगे।
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नहाना बहुत ही अनिवार्य होता है। वो लोग ये सोचते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से जो हमारे शरीर के जो भी पाप हैं वो धुल जाते हैं, तो लोग उस दिन नहाते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल रखने की जगह मतलब मुहावरा है, तिल रखने की जगह मतलब ऐसा होता है कि लोग पैर भी नहीं रख सकते हैं, इतना अधिक भीड़ होता है। तिल से याद आ गया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो यह सब लेखक कह रहे हैं कि इस तरह से मकर संक्रांति के दिन लोग किस तरह से नहाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, पानी में तिल डालकर भी नहाते हैं, और फिर तिल को दान भी किया जाता है। आग में भी तिल डाला जाता है, और तिल के पकवान भी बनते हैं, जैसे कि तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है, इसे क्या बोलते हो तुम लोग? खिचड़ी बोलते हो कि पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और? तो या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यह बात सुनकर तुमको बहुत ही आश्चर्य होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही इलाके में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन इस त्योहार को हम लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेश के लोग जो होते हैं अपने अपने तरीके से मनाते हैं इस त्योहार को। जैसे मान लीजिए कोई असम के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई झारखंड के हैं, तो वो लोग अपने अलग अलग ढंग से इस त्योहार को मनाते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों को यह सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।